अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स। लेक्चर 5 है इसी फंडामेंटल्स का। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फेजर्स के हवाले से। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फेजर रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर आप वेक्टर की सूरत में ज़ाहिर कर ले तो इसको फेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट है, अब करंट को मैं ज़ाहिर कर लूँ कि 10 एम्पेयर का करंट है, इसकी मैग्नीट्यूड है और उसका फेज एंगल कितना बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 45 डिग्री बन रहा है, तो ये मैंने इसका वेक्टर बना दिया। इसको अगर मैं ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर कर लूँ, डायग्राम की सूरत में ज़ाहिर कर लूँ, तो ये इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ, तो मिसाल के तौर पर मैं ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे मैं इसको 10 एम्पेयर के को मैं 10 सेंटीमीटर के बराबर ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की लाइन अब ड्रा करूँगा, लेकिन इसका एंगल कितना बनेगा इस एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो इसके बिल्कुल मिड पे, तो ये लेट्स सपोज 10 एम्पेयर का सिग्नल है और ये इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास फेजर रिप्रेजेंटेशन है इस करंट सिग्नल की। अब लेट्स सपोज मैं वोल्टेज के लिए ड्रा करना चाहता हूँ। वोल्टेज है हमारे पास V, हमारे वापडे की बिजली है 220 वोल्ट की, और दूसरे फेज़ में जो एंगल होता है इसका ना वो 120 डिग्री का होता है। अब इस सिग्नल को मैं फेज़र डायग्राम की सूरत में ज़ाहिर करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो 120 डिग्री का मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे पॉइंट आएगा 120 डिग्री वाला। अब साइज़ मैंने 220 वोल्ट के लिए लेनी है, तो लेट्स सपोज मैं स्केल बना लेता हूँ कि 22 वोल्ट बराबर है, सॉरी 20 वोल्ट लेट्स सपोज बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो 220 वोल्ट कितने हो जाएंगे? तकरीबन 22 सेंटीमीटर। तो ये फ़र्ज़ी मैं स्केल दे रहा हूँ, आप सिर्फ ये समझ लें कि आपने साइज़ कितनी लेनी है। लेट्स सपोज ये 220 वोल्ट का, ये इसका एंगल मैंने ड्रा किया 120 डिग्री का, 120 डिग्री एंगल हो गया। ये 220 वोल्ट के हिसाब से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। तो ये इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर ये डायग्राम दिया है। 10 एम्पेयर एंगल 30, 20 वोल्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये दोनों का आपको नज़र आ रहा है फेजर रिप्रेजेंटेशन। दो एग्जांपल आप ये इससे समझ सकते हैं, तो ये आप जहन में रखें। अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं 10 एम्पेयर 45 डिग्री या 220 वोल्ट 120 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब इनको ज़ाहिर कैसे करते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फेजर रिप्रेजेंटेशन इसकी कहलाती है। अगर हम इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैथमेटिकली ज़ाहिर करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मैथमेटिकली, हिसाबी अंदाज में, हिसाबी सूरत में इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को, पैरामीटर से मुराद वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी, एम्पीडेंस भी, वगैरह वगैरह, ज़ाहिर करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स नंबर वाला तरीका। हिसाबी सूरत में इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे कि वोल्टेज, करंट, एम्पीडेंस को ज़ाहिर करने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर नोटेशन। ये सवाल आता है अक्सर पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको कितने तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, तो ये आपने याद रखना है। सिर्फ नाम आप फ़िलहाल याद रखें। जो दो तरीके आपके बुक में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको ज़ाहिर करने के 4 तरीके हैं। कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करने के 4 तरीके हैं।
लेक्चर 5 है, 4 मेथड्स। पहला तरीका क्या है? सिंबॉलिक। दूसरा तरीका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा तरीका क्या है? एक्सपोनेंशियल। और फोर्थ वन मेथड क्या है? पोलर। ये 4 तरीके हैं कम्प्लेक्स नंबर नोटेशन के, रिप्रेजेंटेशन के, मैथमेटिकल फॉर्म में। सिंबॉलिक का मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको नॉर्मल अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर मेथड। अगर आपके पास यू लिखा है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, a+jb। ये आगे आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिलहाल आप इसको देख ले। सिंबॉलिक ये तरीका है। ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका क्या है? इसमें हम a को लिखते हैं r cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, प्लस j लिख लेते हैं और b को लिखते हैं r sin थीटा, r ज़रबे sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा जमा j r sin थीटा। ये कौन सा तरीका है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तीसरा तरीका है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में हम मैग्नीट्यूड को r की जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी ये r मैग्नीट्यूड ही है। ये a x कंपोनेंट है, b y कंपोनेंट, और मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ फेज एंगल। और जब एक्सपोनेंशियल हो तो r e पावर j थीटा, ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म हो तो इसी फॉर्म को यू लिख लेते हैं कि r को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट की जगह हम एंगल का निशान लगा लेते हैं और थीटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। ये आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना पड़ेगा, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। सिंबॉलिक मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, एक्सपोनेंशियल मेथड और पोलर मेथड, पोलर फॉर्म। तो ये हमारे पास नोट्स में भी और वहाँ पर भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, रेक्टेंगुलर फॉर्म से क्या मुराद है? किसी एसी सिग्नल के फेज़र को रेक्टेंगुलर अज्जा में अगर हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की सूरत में अगर हम लिख ले तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल a+jb, जो सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिखा था ना, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है असल में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन a+jb की सूरत में होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ फेज़र की सूरत में। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सिग्नल है 3+j4 वोल्ट ले ले। अब मैं ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका फेज़र मैं बनाना चाहता हूँ। तो x एक्सिस पे मैं 3 डिजिट जाऊँगा, 1 2 3। y एक्सिस पे मैं 4 डिजिट जाऊँगा, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट मैं आपस में मिलाऊंगा, जहाँ से एक दूसरे को कटा कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ तक मैंने एक वेक्टर ड्रा कर लेना है। तो 3+j4 ये कौन सी लाइन है? v 3+j4 वाली लाइन है। इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर को ग्राफिकली फेज़र की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एंगल भी हम बाद में मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए है। अब इसमें हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर बिलफर्ज हम इसका एंगल मालूम करना चाहते हैं कि ये फेज़र
एंगल कितना बनाएगा। तो चूंकि हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसका ये परपेंडिकुलर चूंकि इसके पैरेलल में है 4 के बराबर ही होगा, इसका बेस चूंकि 3 का है तो ये 3 के बराबर ही होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देख लें तो ये एंगल थीटा कैसे मालूम कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा से। तो बस आप डायरेक्ट फार्मूला नोट करें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 4/3। इससे हमारे पास एंगल का आंसर आएगा। ये हमारे पास फार्मूला होगा इसके फेज एंगल को मालूम करने का। ये 3 हमारे पास ये वाला साइड है और ये 4 ये वाला परपेंडिकुलर साइड है। तो इस तरतीब से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हमारे पास सिग्नल दिया हो, उसमें से अगर हम उसका एंगल निकालना चाहते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। यही तरीका हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 तरीके आपके बुक में है, एक रेक्टेंगुलर वाला तरीका और एक पोलर का तरीका। तो फिलहाल ये रेक्टेंगुलर वाला। अब आते हैं इसके पोलर की तरफ। इसी का मैं पोलर वर्जन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए पोलर वर्जन जब मैं लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा, आर एंगल थीटा। ये पोलर तरीका है, पोलर 3 + j4। इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले आर मालूम करूँगा और थीटा मालूम करूँगा। आर कैसे मालूम कर सकते हो, बगैर मतलब वो डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करे। तो आर मालूम करने के लिए क्या है, ए की जगह जो चीज़ है 3 है यहाँ पे, तो पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे 3 का स्क्वायर, और बी की जगह जो टर्म है 4 उसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर होल अंडर द रूट। इससे हमारे पास आ जाएगा 3 और 9, 4 4 16। तो ये 25 का अंडर रूट आ जाएगा और 25 अंडर रूट बराबर है 5 के। तो आर हमारे पास फाइंड हो चुका है 5। एंगल अननोन है। एंगल के लिए यही तरीकाकार है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जो एंगल बनता है ना वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंगल, अब एंगल की जगह मैं जनरलाइज लिखना चाहता हूँ ये वाला टर्म, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। आप लोगों ने ये सॉल्व करना होगा कैलकुलेटर से, और फिर एंगल के बाद वो वाली रिजल्ट आपने यहाँ पे लिख लेनी होगी। तो ये तरीका है आपके पास रेक्टेंगुलर का और पोलर का, या रेक्टेंगल से पोलर हम बगैर कैलकुलेटर डायरेक्ट फंक्शन यूज़ किए हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम कैलकुलेटर यूज़ कर ले, स्पेशल फंक्शन यूज़ कर ले, पोलर वाला बटन यूज़ कर ले या रेक्टेंगुलर वाला बटन डायरेक्ट यूज़ करें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप 2 स्टेप्स में ये आपने याद रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 + j4 है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर इसका हम पोलर मालूम करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के स्टेप्स लिखना चाहता हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कैलकुलेटर से करते हैं। सबसे पहले मैंने पोलर मालूम करना है तो मैंने पहला बड़ी बटन दबाना है, वो पोलर ऑफ का बटन प्रेस करना है। सेकेंडली पोलर ऑफ के बाद मैंने ए वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, 3 का बटन प्रेस करना है इस स्पेसिफिक केस में। फिर हमने कामा का बटन प्रेस करना है, कामा। इसके बाद 4 का बटन प्रेस करना है। फोर का बटन प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है, बल्कि ब्रैकेट बंद का प्रेस करना है। ब्रैकेट बंद ना भी प्रेस करें आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कि जो मेथड है वही है कि ब्रैकेट बंद कर, उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आर का होगा। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आपका आर आ जाएगा, और वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए आपका 5 आएगा।
यहाँ पे आपका 5 रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नंबर 1। अब आपके पास मैग्नीट्यूड मालूम हो चुका है, अब अगला एंगल आएगा, लेकिन अभी आपने स्क्रीन क्लियर नहीं करना। इक्वल के बाद 5 आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आपने डायरेक्ट ये नोट करके आपने 2 बटन प्रेस करने हैं, एक रिकॉल RCL लिखा होगा और उसके बाद प्लस नहीं बल्कि पहले RCL प्रेस कर लो, उसके बाद टेंजेंट का बटन प्रेस करो, उसके बाद आपके पास जो दूसरा रिजल्ट आएगा ना वो थीटा का आएगा, दैट विल बी रिजल्ट नंबर 2। तो आपके पास 5 एंगल थीटा का रिजल्ट आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी एंगल आपका आता है वो आप यहाँ पे पुट कर लें। तो ये तरीक़ाकार है रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्जन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया, 28 भी हो गया, उसके बाद 29 भी हो गया। 29 में एक पोर्शन हो चुका है, एक पोर्शन अभी रहता है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, क्या मैं इसके लिए पोलर मालूम करना चाहते, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे। अब इसके अगर मैं पोलर हमारे पास गिवन है, हम रेक्टेंगुलर मालूम करना चाहते तो स्टेप्स ये होंगे। रेक्टेंगुलर ऑफ, पहले प्रेस करेंगे बटन, फिर मैग्नीट्यूड के लिए 5 का बटन प्रेस करेंगे, फिर कामा, फिर 45 डिग्री, फिर इक्वल। पहला आंसर आएगा वो आपके पास x कंपोनेंट यानी कि एक ही जगह लिखेंगे, ये वाला आंसर। उसके बाद डायरेक्ट रिकॉल टेंजेंट का बटन प्रेस करना है, RCL, और बीच में कोई और चीज़ नहीं दबाना, RCL बटन प्रेस करती ही आपने टेंजेंट का बटन प्रेस करना है, फिर जो आपका आंसर आएगा वो B का होगा, फिर उसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो इस फॉर्म से यानी कि पोलर फॉर्म से हमारे पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ तक आपके पास पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक शॉर्ट से क्लिप में मैं कैलकुलेटर से भी आपको समझा दूंगा, तो 1-2 एग्जांपल से कि किस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद है कि हम क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास V1 है 4 + J5, V2 है 3 + J2। तो ये याद रखें, जब आपने एडिशन करनी हो, जमा करना हो 2 कम्प्लेक्स नंबर को, या तफरीक यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर है, तो V1 से मैं V2 जमा करना चाहता हूँ V1 V2 में, तो रियल को रियल के साथ जमा करूँगा, 4 को 3 के साथ जमा करूँगा और 5 को 2 के साथ, तो 7 + J7 सिंपली। इनको इकट्ठा हम जमा नहीं कर सकते, पाइथागोरस से जमा कर सकते थे थ्योरम से, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को x के साथ, y को y के साथ जमा करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह ही की जाती है, रियल को रियल से माइनस करेंगे यानी कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से, और y कंपोनेंट को y से माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसी तरह है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो कम्प्लेक्स नंबर की तो आप इजीली कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, डिवीजन करनी हो वो भी आप इजीली कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो ये 2 मैंने एग्जांपल दी हैं, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल उम्मीद है सॉल्व हो जाएंगे। ये V1 है 10 एंगल 90, V2 है 5 एंगल 45। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ इन 2 की, तो V1 × V2 करूँगा, तो V1 की जगह V1 की वैल्यू लिख लूँगा, V2 की जगह V2 की वैल्यू पहला स्टेप में। अगले स्टेप में इनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, मतलब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो 10 × 5 लिख लिया, और एंगल का साइन लगा दूंगा। तो एंगल को मैंने जमा कर देना है, मल्टीप्लिकेशन में एंगल को जमा किया जाता है, तो जो आंसर आपका आता है इनके ज़रब से वो यहाँ लिख लेंगे और इनकी जमा से वो एंगल की जगह, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन अगर आपने करनी हो तो डिवीजन के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड को आपस में डिवाइड किया जाता है, मतलब V1 / V2 करना है। तो पहले आप ओरिजिनल नंबर लिख ले कम्प्लेक्स फॉर्म में, उसके बाद मैग्नीट्यूड को आपस में अलग से डिवाइड कर लें और एंगल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। तो डिवीजन के लिए एंगल सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ऊपर के एंगल से नीचे वाला एंगल माइनस किया जाता है, और बाकी मैग्नीट्यूड आम डिवीजन की तरह डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर
7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और बस इसके बीच में मैंने एक शॉर्ट क्लिप मैंने अपलोड करना है। वो कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर की मदद से ये वाले स्टेप हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। ये आपका चैप्टर नंबर 7 समअप हो गया। अब 2 चैप्टर आपके रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई सजेशन हो इस वीडियो के हवाले से या इसमें चेंजेस के हवाले से, या आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं फ्रीली रेडीली आपके कमेंट्स में आंसर आपको दे दूँगा। लेकिन वीडियो को लाजमी देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।